अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20 के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है इसमें, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये क्यूरी ने और जूलियट दोनों ने डिस्कवर की थी, तो बहुत ऑप्शन आ जाएगी बी एंड सी, ये डी ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट इसमें एमसीक्यूज़ 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट बीटा मिशन। ड्यूरिंग पोस्ट बीटा मिशन कौन मिट होता है? तो आइसोबार्स मिट होते हैं, क्योंकि आइसोबार्स हम उनको कहते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। अगर ये एग्जांपल ली जाए, लेट करें ये न्यूक्लियस जेड ए है, इसमें से एक पॉजिटिव बीटा निकलता है। पॉजिटिव बीटा मीन यहाँ पे पॉजिट्रॉन इमिट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज आउट होगा तो Z-1 हो जाएगा और मास नंबर वही रहेगा। तो ये दोनों एक्स और वाई एक दूसरे के आइसोबार्स कहलाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 3। When radioactive nuclide decay consecutively by emitting an alpha particle, a beta particle, alpha plus beta particle and gamma rays, the change in nucleus number and atomic numbers are। तो यहाँ पे देखें, अल्फ़ा पार्टिकल मिट होगा तो -4 मास लेस होगा, डिक्रीज़ होगा, और चार्ज भी 2 डिक्रीज़ होगा। यहाँ पे जितना बीटा नेगेटिव मिट होगा उतना ही बीटा पॉजिटिव मिट होगा, तो दोनों बैलेंस कर जाएंगे तो अल्फ़ा का ही रहेगा। -4 मास नंबर में चेंज आएगा और -2 चार्ज नंबर में चेंज आएगा। फोर्थ एमसीक्यूज देखते हैं। फोर्थ में कहता है, फॉर हाइड्रोजन मास डिफेक्ट इज़। हाइड्रोजन का मास डिफेक्ट 0 होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटॉन होता है, H11 होता है, तो इसमें चेंज इन मास नहीं आता है। जब इस यानी चेंज इन मास 0 आता है, इसको कहते हैं मास डिफेक्ट इज़ 0। ठीक है, चेंज इन मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है, अगर उसमें वैल्यू सारी पुट करें तो ये 0 ही आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5 में कहता है, न्यूक्लियस विद मास नंबर A एंड एटॉमिक नंबर Z डिसइंटीग्रेट एमिटिंग एन अल्फ़ा पार्टिकल। डिसइंटीग्रेट होता है यानी डिके हो जाता है और अल्फ़ा पार्टिकल मिट करता है और पॉजिटिव बीटा एमिट करता है। द रिजल्टिंग न्यूक्लियाइड हैज़ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। तो रिजल्टिंग का मास नंबर एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? तो इसमें देखें, अगर लेट कर लें कि ये एक्स न्यूक्लियस है और एक्स न्यूक्लियस में से क्या निकलता है, मिट होता है, अल्फ़ा मिट होता है और साथ बीटा मिट होता है। तो अल्फ़ा मिट होगा तो 4 मास डिक्रीज़ होगा और यहाँ से 2 चार्ज नंबर डिक्रीज़ होगा। चूँकि एक बीटा भी प्लस बीटा निकल रहा है तो पॉजिटिव मिट होगा तो Z चार्ज नंबर में -3 होगा। ठीक है, तो फिर इसमें जो ऑप्शन आएगी वो हम इधर देखेंगे। ए ऑप्शन आएगा, मास नंबर 4 डिक्रीज़ होगा और चार्ज नंबर 3 डिक्रीज़ होगा, ए ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट 6 देखते हैं, ए न्यूक्लियस विद मास नंबर A एंड एटॉमिक नंबर Z डिसइंटीग्रेट अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड नेगेटिव बीटा। अब ऊपर वाली और ये 5th और 6 सेम है, जस्ट क्या डिफरेंस आ रहा है, ऊपर वाले में बीटा पॉजिटिव बीटा मिट हो रहा था यानी पॉजिट्रॉन था, इधर नेगेटिव बीटा यानी इलेक्ट्रॉन मिट हो रहा है। द रिजल्टिंग न्यूक्लियड हैज़ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली। तो अब देखें, जब चार्ज नंबर मिट होगा, अल्फ़ा निकलेगा तो 4 मास डिक्रीज़ होगा इसका, ठीक है, और इसमें से चूँकि एक नेगेटिव मिट हो रहा है बीटा, तो नेगेटिव निकलेगा तो चार्ज नंबर नेगेटिव निकलने से पॉजिटिव बढ़ेगा, तो पॉजिटिव बढ़ने से हम इसको लिखेंगे Z-1, यानी बीटा नेगेटिव निकलने से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और अब देखते हैं 7 पे चलते हैं। ड्यूरिंग नेगेटिव बीटा डिके, अगर नेगेटिव बीटा डिके हो तो क्या होगा? तो इसमें देखें, जब भी नेगेटिव बीटा डिके होगा तो न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूट्रॉन डिके करता है और डिके करके क्या करता है, बीटा मिट करता है, इलेक्ट्रॉन मिट करता है और साथ ही प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये लास्ट टाइम नोट्स में भी हमने देखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं, द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिके ऑफ थोरियम 9232 इज़ अ लेड 82208। द नंबर ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा emitted पार्टिकल emitted are respectively। अब जो मिट होंगे उनमें से देखें, यहाँ पे जो मास नंबर है वो 232 है, और जब लेड में चेंज हो जाएगा न्यूक्लियस
तो 208 है, तो डिफरेंस लें 208 को माइनस करें 232 में, तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, और 24 का मतलब है कि कितने अल्फ़ा मीट हुए होंगे, 6 इंटू 24 होता है, तो 6 अल्फ़ा मीट हुए हैं। और यहाँ से 4 अल्फ़ा मीट होंगे, तो एक अल्फ़ा मीट होने से 2 चार्ज डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो 4 मिट होने 6 मिट होने से 6 इंटू 2 12 मिनट होंगे, 12 मिनट हो जाएंगे, तो ये चार्ज जो बनेगा यहाँ पे 78 बनेगा। अब 78 तो बनेगा, लेकिन साथ ही बीटा मिट भी हो रहा है। बीटा कितने मिट होंगे, 4 मिट होंगे, क्योंकि 4 अल्फ़ा पार्टिकल मिट हो रहे हैं, तो 4 बीटा भी मिट होंगे। और हमें पता है कि जब नेगेटिव बीटा मिट होंगे तो चार्ज नंबर इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो 78 से ये कितना हो जाएगा, 4 ऐड कर दें तो 82 हो जाएगा। तो फिर ये वाली ऑप्शन बेस्ट आएगी, जिसमें क्या होगा कि हमारे पास 6 अल्फ़ा पार्टिकल मिट होंगे और 4 बीटा पार्टिकल मिट होंगे, तो थोरियम से ये वाला लेड एटॉमिक नंबर और मास नंबर बनेगा। अब देखते हैं 9 को। तो 9 में कहता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स अंडरगोस अ सीरीज ऑफ डिकेस अकॉर्डिंग टू स्कीम। ये स्कीम है, और इधर इसने ना बता भी दिया है एक्स कितना है। एक्स का जो एटॉमिक नंबर मास नंबर दिया हुआ 180 और चार्ज नंबर 72 है। तो कहता है कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स ऑफ एक्स 4। अब इसमें ना आप करें, पहले अल्फ़ा मिट करें, 4 माइनस करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे चार्ज नंबर में से, फिर बीटा के लिए, अल्फ़ा के लिए, और ये सॉल्व करेंगे तो इसका ये बी ऑप्शन बन जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ऑफ फॉलोइंग डिके एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस। जो एटॉमिक नंबर यानी चार्ज नंबर डिक्रीज़ करता है वो हमें पता है कि पॉजिटिव बीटा से होता है। पॉजिटिव बीटा निकलेगा तो चार्ज नंबर बढ़ेगा, और नेगेटिव बीटा एमिट होगा तो चार्ज नंबर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो अल्फ़ा से मिट होने से भी चार्ज नंबर क्या करता है, डिक्रीज़ कर रहा होता है, पॉजिटिव बीटा से भी डिक्रीज़ कर रहा होता है। फिर बहुत ऑप्शन आ जाएगी ए एंड पी। ठीक है, नेक्स्ट 11 देखते हैं, न्यूट्रॉन डिकेस विद इन द न्यूक्लियस प्रोड्यूसिंग। जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में क्या करता है, डिके करता है, तो एक प्रोटॉन मिट करता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ बीटा मिट करता है, और साथ एंटी न्यूट्रिनो मिट होती है। और ये जो एंटी न्यूट्रिनो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, निग्लिजिबल मैस पार्टिकल होते हैं। और ये जो एंटी न्यूट्रिनो है ये एफएससी की बुक में मेंशन नहीं है, बीएससी की बुक में मेंशन है, ये साथ एंटी न्यूट्रिनो B1 एमिट हो रहा होता है। 11 देखते हैं, ए न्यूट्रॉन डिकेस विद इन द न्यूक्लियस प्रोड्यूसिंग। तो डिके होता है ये, इसमें हमने ये देख ली 1 प्रोटॉन बीटा और एंटी न्यूट्रिनो मिट हो रहा होता है इसमें, ये इक्वेशन भी साथ मेंशन की हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं 12 पे, व्हेन न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A अंडरगोज ए रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस। जब रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस हो तो इसमें क्या होता है, तो देखें यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, तो चार्ज नंबर जो Z है और मास नंबर है ये डिक्रीज़ करते हैं, अल्फ़ा डिके में करेक्ट है। ठीक है, फिर Z विल डिक्रीज़ बट A विल नॉट चेंज इफ़ पॉजिटिव डिके, पॉजिटिव बीटा डिके ये भी ओके है। Z will increase but A will not change if the process beta will नेगेटिव बीटा डिके, ये सब करेक्ट हैं। ठीक है, मास नंबर चेंज नहीं होता, जब भी पॉजिटिव बीटा डिके हो या नेगेटिव बीटा डिके हो मास नंबर वही का वही रह रहा था। और यहाँ पे जो चेंजिंग आ रही है वो जस्ट मास नंबर में तब चेंजिंग आ रही है जब अल्फ़ा में मिट होगा, ये ऑल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें 12 हमने कर ली। अब 12 के बाद नेक्स्ट हमने करनी है 13। तो ये अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट चेंज है, इधर नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा 13। तो इसमें आयोनाइजेशन पावर व्हेन वी कंपेयर अल्फ़ा बीटा गामा रेसेस। तो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन पावर है वो अल्फ़ा की होती है। अल्फ़ा की जितनी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी उसकी रेंज कम होगी, डिस्टेंस यानी पेनिट्रेशन कम होती है। उसके बाद आ जाएँ 14 पे, ए सर्टन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियड ऑफ मास नंबर X डिकेज बाय अल्फ़ा emission एंड गामा emission टू ए सेकंड न्यूक्लियड ऑफ मास नंबर Y।
द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, क्या कहता है कि एक्स जो है मैस है दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है वाई में, तो बताएं क्या चेंजिंग आएगी। तो मैस डिक्रीज़ हो जाता है, अल्फ़ा मिट हो रहा है, अल्फ़ा मिट होगा तो मैस में कितना चेंज आना है, 4 माइनस कम हो जाता है मैस। 15 चलते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैम्पल ऑफ हाफ लाइफ 1 आर एमिट्स रेडिएशन दैट आर 120 डेज। ठीक है, सैम्पल है फ्रेशली जिसकी हाफ लाइफ 1 आर है, और क्या कहता है, रेडिएशन दैट आर 128 टाइम्स एज इंटेंस एज परमिसिबल सेफ लिमिट। और जो सेफ लिमिट है उससे कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन निकल रही है, 128 टाइम्स ज़्यादा मिट हो रही हैं। आगे कहता है द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द सैम्पल कैन सेफली यूज्ड, कितने टाइम के बाद हम सैम्पल को सेफली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन देखें। फर्स्ट उसने कहा कि हाफ़ लाइफ कितनी है, 1 आवर है। फिर उसने कहा कि जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, 128 अबव द सेफ़ लिमिट। सेफ़ लिमिट से 128 ज़्यादा है, हमें देखना है वो टाइम जिसमें ये सेफ़ लिमिट में इंटेंसिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस मीन्स अनटिल एंड अनलेस इफ़ इट शुड नॉट कम डाउन टू सेफ लिमिट इट इज़ डेंजरस टू यूज़। मतलब कि हम जब तक सेफ लिमिट में नहीं ला रहे तो डेंजरस होगा। अभी ये देखें, ये हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अनडिके एटम्स का, नंबर ऑफ़ अनडिके एटम्स क्या होते हैं, 1/2 पावर n होती है, n नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स। ठीक है, तो इधर हम पुट करेंगे, यहाँ पे देखें हमने 1/2 है और कितने इंटेंसिटी उसकी बन रही है, यहाँ पे 128 थी, यानी 1/28 लिख लेंगे। तो इसको सॉल्व करें तो ये 128 की हम अगर पावर बनाएं तो वो 7 बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 हाफ लाइफ के बाद वो किस में आ जाएगा, यानी नॉर्मल इंटेंसिटी की रेडिएशन मिट कर रहा होगा, जो कि सेफ़ होगी, डेंजरस नहीं होगी। ठीक है, तो आपने जो इंटेंसिटी दी होगी हमें पता है 1/2 पावर n है, यहाँ पे पावर n भी है 1/2 की, और ये कितनी इंटेंसिटी है हमारे पास 128 टाइम्स ग्रेटर थी। तो इसको हम लिख लेंगे 1/28 इक्वल कर देंगे और पावर बना लें। तो यहाँ पे पावर बनाएं तो पावर हमारे पास 128, 2 की पावर 7 करें तो 128 पावर बनेगी, 1/2 और पावर 7। तो कंपैरिजन करेंगे तो पावर्स n 7, इसका मतलब 7 हाफ लाइफ के बाद जो है वो नॉर्मल इंटेंसिटी की रेडिएशन मिट करेगा। तो इधर मैं इसको रीड करता हूँ, विच मीन्स आफ्टर 7 हाफ आवर्स और 7 हाफ लिव्स ओनली 1/28 टाइम्स रिमेन्स मीन्स रीचेज दी परमिसिबल सेफ लिमिट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन में मेंशन किया हुआ है 7 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट 16 देखते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 21 डेज। At the end of 42 days, dash of the original radioactive sample will decay left। ठीक है, वो कहता है कि 21 डेज़ हाफ लाइफ है, 42 डेज़ के बाद कितने रह जाएंगे, तो इसको ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में देखें, फर्स्ट उसने बता दिया फर्स्ट हाफ लाइफ 21 डे है, तो जब 42 डेज हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि 2 हाफ लाइफ हो जाएंगी, 2 हाफ लाइफ हो जाएंगे। फर्स्ट होगा तो 21 डेज़, 21 डेज़ का डबल कर दें 42 होता है, तो यानी 2 हाफ लिव्स हो गई। तो नंबर ऑफ़ रिमेनिंग अनडिके एटम्स कितने होंगे, तो अनडिके एटम्स का फार्मूला होता है 1/2 पावर n नंबर ऑफ़ हाफ लिव्स हैं, तो हाफ लिव्स 2 हैं तो 2 लगा दिया, 1/2 कितना आ जाएगा 1/4। इसको परसेंटेज में लिखें 1/4 को तो 25% बनती है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट 7 पे चलते हैं। ये 17 MCQs है, तो 17 MCQs में कहता है द हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टन रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज सच दैट 7 over 8 of the given quantity decays
इन 12 डेज व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स अनडिके, तो कितनी फ्रैक्शन अनडिके रह जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे इसको देख, ये 17 MCQs हैं। तो 17 MCQs में कहता है दी हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज सच दैट 7/8 ऑफ गिवन क्वांटिटी डिकेस इन 12 डेज व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स अनडिके आफ्टर 24 डेज। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन में कहता है कि हमारे पास 77/8 डेज डिके 7/8 डिके हुआ 12 डेज में। ठीक है, तो इसका मतलब रिमेनिंग कितने रह गए, जो फ्रैक्शन रह जाएगी अनडिके की। तो 1 - 7/8 करेंगे तो 1/8 आ जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे अनडिके, हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। अब ये जो 1/8 आ रहा है ना, तो इस हमें पता है जो अनडिके का फार्मूला होता है वो 1/2 पावर n है। तो इधर 1/8 आ रहा है तो इसको इक्वल रखते हैं, तो इधर 8 की पावर बनाते हैं 3। हमें पता है 1 की पावर 3 जितनी भी पावर हो 1 की वो 1 नहीं आता है, तो इसलिए होल पावर हम बना लेते हैं 1/2 होल पावर 3। तो n इक्वल बनेगा 3 के, तो हाफ लाइफ हमारे पास आ गई 3। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास डेज़ 12 हैं और हाफ लाइफ 3 हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अगर एक हाफ लाइफ के डेज़ निकालने हैं तो 12 को 3 पर डिवाइड कर दें तो 4 डेज़ आ जाएंगे। 1 हाफ लाइफ का टाइम है, 1 हाफ लाइफ का टाइम 4 डेज़ आ रहा है। ठीक है, अब देखें ज़रा, इसमें कह रहा है कि हमारे पास 24 डेज़ के बाद कितनी हाफ लाइफ्स होंगी। तो इसका मतलब है 24, एक हाफ लाइफ का टाइम 4 डेज़ है। तो टोटल जो उसने डेज़ दिए हैं 24 को 4 पे डिवाइड कर दें तो ये 6 हाफ लीव्स हमारे पास आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ़ एटम लेफ़्ट, एटम कितने लेफ़्ट रह जाएंगे। तो हमें पता है इसका जो फार्मूला होता है वो 1/2 पावर n है। तो इधर 1/2 बनाएं। ठीक है, 1/2 बनाते हैं तो इसकी पावर 6 लिखेंगे, चूँकि कितनी हाफ लीव्स आ रही हैं 6 आ रही हैं, तो 2 की पावर 6 1/64 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ऑप्शन देखते हैं, 1/64 इसका आंसर आ जाएगा। 18 देखते हैं अब। 18 MCQs में कहता है हाफ लाइफ ऑफ ए गिवन सैम्पल ऑफ रेडियम इज़ 22 years. The time in which this sample will decrease to 12.5 of its original value is, ये इसको डायरेक्ट करें। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50% रह जाते हैं और दूसरी हाफ लाइफ के बाद 20% रह जाते हैं और 25% रह जाते हैं। फिर डिवाइड करें 2 पे तो 12.5% रह जाएंगे ओरिजिनल के। तो ये इसका ऑप्शन जो आएगी 3 हाफ लाइफ बन जाएंगी। तो एक हाफ लाइफ 22 है, तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको सॉल्यूशन में देखें तो एक हाफ लाइफ 22 इयर्स है और हमने 12.5 तक देखा, तो कितनी हाफ लाइफ बनेगी 3, यानी 100 को क्या करें तो 2 पे डिवाइड 50%, 50 को दोबारा 2 पे डिवाइड करें तो 25 को दोबारा 2 पे डिवाइड करें तो 12.5 आएगा। तो 12.5 आएगा तो 3 हाफ लाइफ्स बने, और हाफ लाइफ को आप मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ से, तो 22 × 3 63 ईयर्स के बाद कितनी रह जाएंगी 12.5 रह जाएंगी। तो ये हमारे पास MCQ है। उसने पूछा था टाइम इन विच सैम्पल विल डिक्रीज टू 12.5। ठीक है, तो 12.5 तक ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 19 पे, क्वेंचिंग गैस यूज्ड इन GM काउंटर गीगर मूलर काउंटर इज़, ब्रोमीन गैस हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बुक में मेंशन है FSA की। 20 पे देखते हैं इन विल्सन क्लाउड चैम्बर अर्थ ईच ट्रैक कोरिस्पोंड टू पासेज ऑफ, जो विल्सन क्लाउड चैम्बर में पाथ आता है वो बेसिकली हमें ऑप्शन में, सारी ऑप्शन में अल्फ़ा ही है, तो 1 अल्फ़ा एट अ टाइम होगा। एक लाइन एक अल्फ़ा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगी। और इसमें दूसरा जो आ रहा है 21, इसमें देखते हैं द काउंटर विच विल आल्सो प्रोवाइड पावर इज़ नोन एज स्केलर। ठीक, इसको इसे ऐसे याद रखना है।
अब नेक्स्ट 22 देखते हैं। 22 में कहता है इन अ विल्सन क्लाउड चैम्बर अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन आर सेंट, द नेचर ऑफ ट्रैक्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज पार्टिकल रिस्पेक्टिवली विल बी। ठीक है, तो इसमें देखें अल्फ़ा की थिक और लॉन्ग होती है, सी ऑप्शन में देखें, और जो बीटा की है वो थिन एंड लॉन्ग होती है, और जो हमारे पास आती है गामा रेडिएशन वो नो डेफिनेट पाथ होती है। ठीक है, तो थिन होती है और थिक होती है, अल्फ़ा की थिन होती है, बीटा की। अब आ जाए 23 पे। 23 में कहता है 24 में है फॉर शील्डिंग गामा रेडिएशन द मटेरियल यूज्ड इन लेड, ऐसा मटेरियल जो अल्फ़ा बीटा गामा जो गामा रेडिएशन है इनको अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने में से पास नहीं करने देता। तो शील्ड मीन इसको रोक लेता है, लेड अपने में से गामा रेडिएशन को, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन को पास नहीं करने देता। नेक्स्ट है 25, द लेंथ ऑफ आयोनाइजेशन ट्रैक इन विल्सन क्लाउड चैम्बर इज़ प्रोपोर्शनल टू, तो जितना इसका ट्रैक ग्रेटर होगा इसका मतलब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल भी ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे 26 से देखते हैं इन विल्सन क्लाउड चैम्बर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू क्लियर द चैम्बर फ्राम आयंस, तो चैम्बर में आयंस को क्लियर करने के लिए हम 1 kV वोल्टेज यानी 1000 वोल्टेज अप्लाई करते हैं। 26 होगी। अब 27 देखते हैं। 27 में है विच डिटेक्टर इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग फास्ट काउंटिंग, तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर फास्ट काउंटिंग है, रिवर्स बायसिंग पे ऑपरेट करता है और मैक्सिमम ये फास्ट यानी कम टाइम में काउंट कर लेता है रेडिएशन को। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉन होल पे क्रिएट होते हैं तो फास्टेस्ट इसमें होता है। 28 देखते हैं इन विल्सन क्लाउड चैम्बर एंड गीगर मूलर काउंटर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडिएशन इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्ट द रेडिएशन, तो ये जो आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी है ये हम यूज़ करते हैं रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए। रेडियो एक्टिव बी ऑप्शन में है रेडियो एक्टिव रेज आयोनाइज द गैस, जब आयोनाइज कर देती है तो उसी आयोनाइजेशन से आगे पाथ भी बन जाता है, हम उस डिटेक्ट कर लेते हैं। 29 में इफ़ विल्सन क्लाउड चैम्बर इज़ प्लेस्ड इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें विल्सन क्लाउड चैम्बर में तो हम एनर्जी मैस चार्ज तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है F=Q टाइम्स V क्रॉस B, यहाँ लिखते हैं F=Q V ठीक है, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 30 आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द क्वेंचिंग गैस इज़ इक्वल टू लेस दैन ग्रेटर दैन, तो ये इसमें आ जाएगा लेस दैन, इज़ लेस दैन आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ प्रिंसिपल गैस। ठीक है, तो प्रिंसिपल गैस से कम होगा पोटेंशियल तो फिर ही क्या होगा, जो इनर्ट गैस है जो क्वेंचिंग गैस है वो पहले आयोनाइज होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्वेंचिंग गैस का लेस होता है प्रिंसिपल गैस से, ताकि पहले आयोनाइज हो तो फॉल्स रीडिंग ना आए। तो ये हमने MCQs देख ली। अभी और टॉपिक भी हैं इस चैप्टर के, तो उनकी MCQs नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।